ठीक है बच्चों, एक कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस देख लो। फर्स्ट नोट क्या बोल रहा है? फर्स्ट नोट में बोल रहा है इनडिटरमिनेंट। देखो बच्चों, फर्स्ट नोट में क्या बोल रहा है कि इनडिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आई होप आपको पता होगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैट्रिक्स का ही एक डिफरेंट फॉर्म है। उसको आगे हम लोग डिटरमिनेंट, हमारा इससे नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स के बाद, उसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारा जो फिजिक्स का होता है ना, फर्स्ट जो क्या बोलता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, जब हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इन डिटरमिनेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होते, याद रखिएगा इस बात को। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं, बट इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मे बी सेम और डिफरेंट। मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लो। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2/3 ऑर्डर है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, डिफरेंट हो गए। एक बी मैट्रिक्स मैंने लिखा, मान लो ऐसे -1 0 3 4 5 6 9 8 7, ये क्या हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, बट अगर मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ ना, मान लो कि मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ ए, डिटरमिनेंट लिखता हूँ, तो इसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट को ऐसे मॉड को बड़ा, मॉड जो होता है ना वो ऐसे बड़ा कर दो तो डिटरमिनेंट बन जाएगा -1 2 3 4 5 6 -1 9 8। इसमें क्या होंगे, ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम होंगे। एक मैंने डिटरमिनेंट बी ले लिया, इसको अगर मैं 2/2 ऑर्डर लिखूंगा 4 5, इसमें सेम होगा। ठीक है, एक अगर मान लो कि सी डिटरमिनेंट मैंने ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले लिया, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, हमारे पास 3/2 ऑर्डर है, ये जो हमारा मीनिंगलेस है। मतलब डिफरेंट ऑर्डर्स के डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स पॉसिबल है, डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, ये बोला जा रहा है इस फर्स्ट नोट में। सेकंड नोट में क्या है, अनलाइक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स जो है ना वो अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे ले लिया ना, मान लो ऐसे बोल दिया -1 0 2 3, ठीक है, तो ये जो है ना ये नंबर्स का अरेंजमेंट है। अगर मैंने इसको लिख दिया 5 के इक्वल, तो ये मीनिंगलेस हो गया, फिर ये क्या हो गया, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, फंक्शंस, एक्सप्रेशंस। मैट्रिक्स को तुम किसी नंबर से एसोसिएट नहीं कर सकते हो, मैट्रिक्स को तुम किसी एक्सप्रेशन से एसोसिएट नहीं, मतलब किसी एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं लिख सकते हो, मैट्रिक्स को तुम किसी फंक्शन के इक्वल नहीं लिख सकते हो। मैट्रिक्स जो है सिर्फ अरेंजमेंट है। बट डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट जो है वो एक नंबर के इक्वल होगा। मान लो कि एक डिटरमिनेंट मैंने ऐसे लिया 1 4 5 6, ऐसे ले लिया, तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले 1 × 6 मल्टीप्लाई किया, ये डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। फिर इसको 5 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 - 20, ये क्या हो जाएगा -14। तो ये -14 आ गया ना। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये अरेंजमेंट नहीं लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है ऐसे करके दो हमने बार लगाया, बार के बाद ये अंदर नंबर्स लिखे, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, -14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये किसी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इस जस्ट मैट्रिक्स जो है वो एक जस्ट अरेंजमेंट है, वो किसी नंबर को, किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मान लो एक बी डिटरमिनेंट हमने लिया, बी डिटरमिनेंट हमने ऐसे ले लिया 2/2 ऑर्डर का, sin x ले लिया, cos x ले लिया, -4 ले लिया, फिर tan x ले लिया, ऐसे ले लिया, तो ये डिटरमिनेंट लिया 2/2 ऑर्डर का। अब ये जो डिटरमिनेंट है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को।
पहले कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम कैसे मतलब इवेलुएट करते हैं, साइन एक्स और टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू टेन एक्स। फिर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 एंड कॉस एक्स को, तो -4 एंड कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 कॉस एक्स, एक माइनस पहले लगाएंगे फिर लिखेंगे -4 कॉस एक्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो देख लो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ गया। तो इस केस में ये जो डिटर्मिनेंट है किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को। इक्वेशन होता तो आगे कुछ जीरो भी लगा होता। तो ये क्या हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट, डिटर्मिनेंट अरेंजमेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट एक या तो एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, या तो किसी नंबर के इक्वल होगा, या तो किसी फंक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड नोट। ये जो थर्ड नोट है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर किया m/n। m/n बोलने का मतलब कि मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, m रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके m तक। क्यों, बिकॉज i किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ, i रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। कॉलम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके m तक। तो i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके m तक। फिर सेम लाइन पे j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके n तक। फिर i और j, या फिर तुम ऐसे बोलो m और n, i और j भी हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो लिख देते हैं, और i j भी हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों, बिकॉज i के हमारा नंबर ऑफ रोज, j के हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, mn भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अगर मान लो कि किसी मैट्रिक्स को हमें लिखना है ना, या किसी मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है, तो ये एज अ फॉर्मूला गिवन होगा क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन मैंने कराए भी है तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में। एज अ फॉर्मूला कुछ भी दे सकता है, ऐसे बोल देगा aij इज इक्वल्स टू कुछ भी -2 प्लस या i इंटू जे का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 9, ऐसे दे देगा। ये फॉर्मूला दे दिया। अब क्या करो, तुम i और j का वैल्यू डालते जाओ। a11 निकालना है तो i की जगह क्या करो, 1 डालो, एंड j की जगह 1 डालो, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे है, a11, a12, a13, a21, a22, a23। अब इसका ऑर्डर क्या है, ये हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। या तो तुम ऐसे लिख लो पूरा फॉर्मूले, मतलब पूरे, मतलब इसको एक्सपैंड करके लिख लो, या फिर अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो aij 2/3, और i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम 1 to 2, और j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम 1 to 3। तो ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। इसको हमने क्या कर लिया, एक्सपैंड करके लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास 3 नोट्स थे, समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो मैट्रिक्स के टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर उस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो इसको ऐसे देख लो। सबसे पहले अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और इसका मान लो ऑर्डर दे रखा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है m/n दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, m इंटू n, यहाँ पे m इंटू n। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमें क्या करना क्या है, ऐसे ऑर्डर पेयर बनाना है। ऐसे मतलब इस टाइप के ऑर्डर पेयर का हमें वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ सच ऑर्डर्ड पेयर हमें फाइंड आउट करना है, वेयर a इंटू बी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, एंड a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए।
मतलब किसी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, तो तुम बताओ कि उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ऐसे तुम काउंट कर सकते हो, एक तो एक रो हो एंड 12 कॉलम्स हो, एक तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। उस मैट्रिक्स का क्या हो, एक सिंगल रो हो एंड 12 कॉलम्स हो, तो क्या हो जाएगा, उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 इंटू 12 12 हो जाएगा। या फिर क्या हो, 12 रोज हो एंड 1 कॉलम हो, तो ये एक दूसरा पॉसिबल ऑर्डर आ गया। फिर क्या होगा कि 3 रोज हो एंड 4 कॉलम्स हो, तो ये हमारा तीसरा पॉसिबल ऑर्डर हो गया। फिर क्या हो, उल्टा कर दो, 4 रोज हो एंड 3 कॉलम्स हो, चौथा पॉसिबल ऑर्डर हो गया। फिर 2 रोज हो एंड 6 कॉलम हो, 6 रोज हो एंड 2 कॉलम्स हो, ऐसे भी हो जाएगा। और भी हो सकता है क्या, 4 3 3 4, तो 12 में इतनी, हाँ बस इतनी होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 12 हो गए, सॉरी 6 हो गए। देख लो ना, एक फर्स्ट ये मतलब सिंगल रो एंड 12 कॉलम का एलिमेंट बना लो, फिर 12 रो एंड 12 रोज बना दो एंड एक ही कॉलम रखो। मान लो कि तुम ऐसे, मान लो कि अगर मैं बोलूँ किसी मैट्रिक्स में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, 12 की को कुछ कम कर देते हैं, मान लो कि 6 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एक तो हो गया 1 6, फिर क्या होगा 6 1 2 3, ये 3 मतलब ये पॉसिबल ऑर्डर लिख रहा हूँ। मतलब इसका क्या मतलब है, एक सिंगल रो ऐसे भी बना सकते हो, एक रो एंड 6 कॉलम्स, तो A11 A12 A13 A14 A15 A16, तो 1 इंटू 6 मतलब 1/6, तो एक ये मैट्रिक्स बन गया, पहला मैट्रिक्स बन गया। देख लो इसमें टोटल 6 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या बन जाएगा, बी मैट्रिक्स बना लो। बी मैट्रिक्स में क्या है, 6 रोज है एंड एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा A11 A21 A31 A41 A51 A61, ये एक मैट्रिक्स आ गया। कितने रोज हो गए इसमें, 6 रोज हो गए, कितने कॉलम्स हो गए, एक सिंगल कॉलम हो गया। तीसरा क्या हमारे पास, 2 रोज एंड 3 कॉलम, मान लो कि सी मैट्रिक्स बन गया, तो 2 रोज तो A11 A12 एंड 3 कॉलम्स A13 A21 A22 A23, देख लो ये 2/3 ऑर्डर आ गया। चौथा क्या हमारे पास, 3 रोज एंड मान लो डी मैट्रिक्स मान लिया, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। अब तुम इन चारों मैट्रिक्स में देख लो, ये ए मैट्रिक्स बी सी एंड डी, इन सब में देख लो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। ये क्या हमारा 6/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेट देयर आर 40 डिफरेंट एलिमेंट्स देन फाइंड, क्या बोल रहा है कि हमारे पास टोटल 40 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन ये सेम टाइप का है। इसमें क्या था कि जो नंबर था वो कम था, 12 था। यहाँ पे क्या हमारे पास नंबर थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 40 कर दिया। बोल रहा है कि अगर हमारे पास 40 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो 40 डिफरेंट एलिमेंट से तुम कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बना सकते हो, ये बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बेसिकली पीएनसी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, पीएनसी यूज़ करना होगा। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, ये है 40 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 5, क्या लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 5। अब क्या करना हमें कि हमारे पास नंबर ऑफ 2 कितने 2 हैं, 3 2 हैं और कितने 5 हैं, 1 5 है,
ठीक है, 5 पे पावर 1 है तो 1 5 है एंड 3 2 है। तो 3 2 एंड 1 5 को तुम दो प्लेस में कितने वे से अरेंज कर सकते हो, मतलब अरेंज नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि हम फर्स्ट प्लेस में 0 2 डालें, एक भी 2 नहीं डालें, और सेकंड प्लेस पे हमने क्या कर दिया, तीनों 2 डाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस पे हम क्या करें, एक 2 डालें एंड सेकंड प्लेस पर 3 है तो 2 2 डालें। फिर फर्स्ट प्लेस पे 2 2s डालें, मतलब 2 2 डालें एंड सेकंड प्लेस पर हम एक 2 डालें। फिर ये भी हो सकता है कि हम थर्ड प्लेस पर तीनों 2 डाल दें और फोर्थ प्लेस पर हम एक भी 2 नहीं डालें। तो कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है 2 के बिटवीन दिस 2 बॉक्सेस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया हमारा फोर्थ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस 3 2 को इन दो प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने पॉसिबल केसेस हो गए, 4 पॉसिबल केसेस हो गए। अब आते हैं 5 पर। दो प्लेस पर 5 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने पॉसिबल केस हो जाएंगे। मान लो कि एक ऐसा हो कि फर्स्ट प्लेस पर हम क्या करें, एक भी 5 नहीं डालें, सेकंड प्लेस पर एक 5 डाल दें। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस पर एक 5 डालें और सेकंड प्लेस पर 0 डाल दें। तो यहाँ कितने पॉसिबल केस हो गए, कितने पॉसिबल केस हो गए यहाँ पे, ये 1 और ये 2। ये क्या हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये क्या हमारा, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, 2 पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। मतलब कि 5 को 2 प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, 2। मतलब एक 5 को 2 प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने पॉसिबल केस हैं, 2। एंड 3 2 को 2 पॉसिबल केस 2 बॉक्सेस में या फिर बोलो 2 प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने पॉसिबल केसेस हैं, वो है 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 4 × 2 8 डिफरेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब तुम बोलोगे कैसे, मान लो कि इसका एक ये केस उठाओ, फर्स्ट केस उठाओ, और इसका ये फर्स्ट केस उठाओ, एक ऑर्डर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्लेस पर हमने क्या किया, एक भी 5 नहीं डाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक भी 5 नहीं डाला और फर्स्ट प्लेस पर हमने 5 तो 0 डाला और 2 भी 0 डाला। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। और सेकंड जो हमारा सेकंड प्लेस है उस पे हमने एक 5 डाला एंड 3 2 डाला। तो इसका मतलब 3 2 डाला, एक 5 डाला। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, देख लो, मतलब 1 × 40 एक पॉसिबल ऑर्डर आ गया मैट्रिक्स का। फिर यहाँ पे इसको रखो, अब आ जाओ सेकंड, यहाँ पे आ जाओ। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्लेस पर हमने क्या किया, 0 5 डाला, मतलब एक भी 5 नहीं आया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहे, सॉरी ये तो 5 0 आया, बट 2 कितना आया, 2 तो 1 आया ना, तो 2 एक 2 आया। और सेकंड प्लेस पर क्या है, सेकंड प्लेस पे 5 नहीं आया, बट सेकंड प्लेस पर यहाँ पे 2 कितना आ गया, एक मिनट, सेकंड प्लेस पर एक 5 आया, इसकी बात कर रहे हैं। चलो एक बार फिर से देखो क्या बोला जा रहा है। यहाँ से अब इसको लो, अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड केस पर। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पर 5 कितना आया, 0 5 नहीं आएगा, ठीक है, और फर्स्ट प्लेस पर 2 कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 एक 1 आ गया। अब आ जाओ सेकंड प्लेस पर 5 कितना आएगा, एक 5 आएगा और कितना 2 आएगा, 2 2 आएगा इंटू 2, मतलब 2 2 आएगा, मतलब कि 2 स्क्वायर ऐसे आ गया। तो ये क्या हो गया, 2 4 5 20। तो देख लो, ये एक सेकंड पॉसिबल ऑर्डर आ गया। थर्ड पॉसिबल ऑर्डर बनाना चाहते हो तो फिर क्या करो, इसी केस को लेके रहो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्लेस पर एक भी 5 नहीं है, ठीक है, बट 2 कितना है, 2 हमारे पास क्या है, 2। और उसके बाद क्या होगा, फिर फर्स्ट प्लेस पर अगर हम इसकी बात करें, 2 कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 पावर आ जाएगा। अब अगर हम सेकंड प्लेस की बात करें तो सेकंड प्लेस पर 5 कितना है, एक 5 है, और कितना, ये सेकंड प्लेस पर 2 कितना है, 1, तो यहाँ पे इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 4 × 10, ये तीसरा पॉसिबल आ जाएगा। ऐसे करोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे,
पीएनसी का क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पीएनसी पढ़ोगे आना चाहिए, पीएनसी तो ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 2 × 4 तो 8। तो 8 ऑर्डर्स मतलब 8 डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस बन जाएंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 40। चलो मैं बना देता हूँ। पहला क्या हो जाएगा 140, फिर क्या हो जाएगा, चलो ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 140 1/40 ऑर्डर का एक बन जाएगा, फिर 40/1 ऑर्डर का दूसरा बन जाएगा, फिर 2 × 20 ऑर्डर का, फिर 20 × 2 ऑर्डर का, फिर क्या हो जाएगा 8 × 5, तो फिर 5 × 8 भी बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 × 4 और एक 4 × 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा, ये ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला था, ये तो नंबर पूछ रहा था कि बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिसेस बन सकते हैं, मतलब कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स के। तो वो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन गए, 8। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये तो हमारा था नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। अब क्या बोल रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनेंगे। बच्चों ये नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब ये सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि बताओ कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे, ये बताओ। तो इसको तुम ऐसे देखो, तुम इसको ऐसे देखो, मान लो कि एक मैट्रिक्स हमने, अभी क्वेश्चन भूल जाओ, इसको देखो ऐसे, मान लो एक मैट्रिक्स हमने 2/2 ऑर्डर का ले लिया, A11। अच्छा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया तो टोटल कितने प्लेस होंगे, 4 प्लेस होंगे, 1 2 3 4। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। अब ये जो हर एक प्लेस है ना, एक यूनिक प्लेस है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 रखा, 3 रखा, 4 5 ऐसे रखा, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब अगर मान लो 3 और 2 को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया तो फिर मैट्रिक्स चेंज हो गया, मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं ऐसे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसमें 3 हो, ये 2 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो ये डिफरेंट एक मैट्रिक्स है। ये भी 2/2 ऑर्डर का है, बट ये एक डिफरेंट मैट्रिक्स है। क्यों? बिकॉज इसमें जो प्लेस है उस पर डिफरेंट एलिमेंट्स लिख रखे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 3 है, तो एलिमेंट चेंज हो गया ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। तो ये 2 डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, ये 2 डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स है जिसके में 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब 4 प्लेसेस हैं, तो बताओ इन 4 प्लेसेस पे ये A11 लिखा है, मान लो ये A12 लिखा है, ये A21 A22 लिखा है। तो इन 4 नंबर को यूज़ करके, इन 4 प्लेसेस को यूज़ करके तुम कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हो? ऑब्वियस सी बात है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मैट्रिक्स बन जाएगा। बिकॉज इन 4 प्लेसेस पर इन 4 डिफरेंट नंबर्स को हम 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, और हर एक अरेंजमेंट एक मैट्रिक्स होगा, एक डिफरेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 4 प्लेस पे मतलब 4 प्लेस है, 4 डिफरेंट है, 1 2 3 4। इसको हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? 4 वे से। कोई भी एक वे से फिल कर दिया तो इसको 3 वे से, इसको 2 वे से, इसको 1 वे से। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल वे से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 40 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल कितने प्लेसेस होंगे? 40 प्लेसेस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 40 प्लेस है एंड 40 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो 40 फैक्टोरियल तो हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे तो हमने कोई भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो 8 है। इन 8 ऑर्डर में से हमने कोई एक ऑर्डर उठा लिया, मान लो ये 1 × 40 उठा लिया, 1 × नहीं 1/40 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स उठा लिया।
अब इस 1/40 ऑर्डर के मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बन जाएंगे? वो बनेंगे 40 फैक्टोरियल डिफरेंट मैट्रिसेस बन जाएंगे, बिकॉज ये 1/40 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है ना, इसमें 40 डिफरेंट प्लेसेस हैं एंड 40 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो उन 40 डिफरेंट एलिमेंट्स को 40 डिफरेंट प्लेसेस में तुम कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 40 डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हो, 40 फैक्टोरियल डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हो। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे? 40 फैक्टोरियल। और टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, मतलब कहने का मतलब ये पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या चल रहा था, ये तो डेफिनेशन हो गया, इसको हमने मान लो फर्स्ट पॉइंट बोल दिया। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं हम लोग, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? हाँ बात सुनो, दो मैट्रिक्स को मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स किसी नंबर के इक्वल नहीं है, किसी एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं है, बट दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, क्या कंडीशन है, वही बताया जा रहा है आपको। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की इक्वलिटी। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या दे रखा है, मतलब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोल रहा है कि टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स है हमारे पास। एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या? m/n। m/n बोलने का मतलब m रोज एंड n कॉलम्स है। ठीक है, एक दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है? p/q। ठीक है, p/q बोलने का मतलब p रोज एंड q कॉलम्स है। ये दो डिफरेंट मैट्रिसेस दे रखे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो जनरल रो है, मतलब सॉरी जनरल जो एलिमेंट है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? aij से। ठीक है, और सेकेंड मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? bij से। ये आगे बात समझ में। अब क्या बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, ये सबसे पहली बात की हम इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया है, मतलब किस फॉर्म में रखा है? इस मैट्रिक्स को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इक्वल कब होगा? तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या दे रखा है? फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है कि m शुड बी इक्वल्स टू p। m क्या है यहाँ पे? m हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। मतलब ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो रो है वो इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है कि n शुड बी इक्वल्स टू q। मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग रोज एंड क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम्स आपस में सेम होने चाहिए। ये हो गया पहला और दूसरा कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या है? ये क्या बोल रहा है? थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि aij और bij इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1 से लेके m तक, और j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1 से लेके n तक। बात को सुनो ध्यान से, i को हमने कहाँ से कहाँ तक वेरी कराया? 1 से लेके m तक। i को मैं 1 से लेके p तक भी वेरी करा सकता था। क्यों? बिकॉज m और p आपस में इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन में बोला है ना, m और p आपस में इक्वल है। और यहाँ पे j को मैंने कहाँ से कहाँ तक वेरी कराया? 1 से लेके n तक। j को मैं 1 से लेके q तक भी वेरी करा सकता था, बिकॉज n और q इक्वल है। ये दो कंडीशन हो गए। अब तीसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि aij, ये जो aij और bij ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अब ये क्या हो गई बात? ये बात ये हो गई कि इसके दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मान लो यहाँ पे बोल रहा है ना aij शुड बी इक्वल्स टू bij। मान लो कि हमने i का वैल्यू 2 डाला एंड j का वैल्यू 3 डाला एंड j इज इक्वल्स टू 3 डाला, तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिलेगा? a23 इज इक्वल्स टू b23। मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स से और सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे aij इज इक्वल्स टू bij बोल रहा है, aij इज इक्वल्स टू bij। मान लो इसमें हमने i का वैल्यू 5 डाला एंड j का वैल्यू अगर हमने 4 डाला, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा a54
शुड बी इक्वल्स टू B54। मतलब क्या कि फिफ्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स ए से एंड फिफ्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स बी से, ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। इन फैक्ट मतलब इन शॉर्ट क्या होगा कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए एंड नंबर ऑफ रोज भी दोनों मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी दोनों मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक मैट्रिक्स ए लिया, हमने ए क्या ले लिया 3 2 3 2 1 और मैंने ले लिया XY9 और ले लिया 1 -5 एंड 6, ऐसे एक मैट्रिक्स ए ले लिया। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया एंड एक बी मैट्रिक्स लिया एंड बी मैट्रिक्स मैंने क्या लिया 3 2 1 9 8 6 1 -5 6 नहीं 9 8 9 1 -5 एंड 6। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब मैंने बोला कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहली बात क्या है कि ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम आ गए, अब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तभी जाके दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 3, यहाँ भी है 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 2, यहाँ भी है 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है 1, यहाँ भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है इस मैट्रिक्स में आओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 9 और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है x। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए मैट्रिक्स से और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बी मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब x किसके इक्वल होना चाहिए 9 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो हमें आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 9, ये हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बी मैट्रिक्स में क्या है 8 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ए मैट्रिक्स में क्या है y। तो अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो फिर y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, y का वैल्यू हमें क्या मिल गया y इज इक्वल्स टू 8। अब बाकी सारे एलिमेंट्स तो सेम ही है। यहाँ पे देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम है। तो यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया। ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 9 एंड वाई इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम्पल 1 ले लिया, क्वेश्चन ही भी बोल दो। सेकेंड में अगर मान लो कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमारे पास ए मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है 0 0 0 0 एंड एक बी मैट्रिक्स दे रखा है मान लो ऐसे 0 0। अब आर ए इज इक्वल्स टू बी। अब ये बताओ ए और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है क्या, तो देख लेते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तो सबसे पहला बात क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, तो इसका क्या है 2/2 ऑर्डर है, मतलब इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। बट यहाँ पे क्या है 2 रो तो है बट कॉलम तो एक ही है। तो देखो दोनों का नंबर ऑफ रोज तो इक्वल आ गया बट नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स में 2 मिला एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स में 1 मिला। तो यहाँ पे क्या है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एज नंबर ऑफ कॉलम्स columns in both the matrices are not same। ठीक है।